यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी। क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकड़ा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। मैंने जितना भी नाम लिया ये सभी ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक मतदाता को अपना वोट पोल करने का अधिकार है। जो लोग ईवीएम को आज नकार रहे हैं ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। और आज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित किया है, वो ईवीएम में अब अपना गुस्सा फोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है ईवीएम की बातों को अपनी हार को पुख्ता कर रहे हैं और उसके लिए दोषारोपण किस पे किया जाए तो ईवीएम उनके लिए सबसे सस्ता एक औजार है। एक और इशू है, कल संभल में की सभा में जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत खान पान की बात कही, तो क्यों व्यक्तिगत खान पान की बात करनी पड़ी? क्या वजह रही कि आपको लगता है? देखिए, जो मुद्दे उठ रहे हैं आपने देखा होगा, पहले चरण के मतदान के पहले हम लोगों ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करते हुए अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा। इसी दौरान कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इनके घोषणा पत्र को देख करके। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है लेकिन देश के लिए अन्याय पत्र है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है जो खतरनाक जो चीजें रखी गई, जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी, उनके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, 2 चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या? और वह इतर कौन सा खान पान है जो उनकी पसंदीदा है लेकिन बहुसंख्यक समाज उसको पसंद नहीं करता है? तो मुझे लगता है बहुसंख्यक समाज, इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह परहेज करता है और वह उसके लिए, मुझे लगता है कि गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है कि यानी इसका मतलब वह गौकसी करने की छूट देगी। यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। कोई इस मसले को हल नहीं कर सका, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं, ये काम किया। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 350वां गुरु पर्व का पर्व मनाना, उसको जिस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, वह भी हम सब के सामने है। और हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के राइट्स पर प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि सन 84 के दोषी आज जेल में हैं। यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वीर बाल दिवस मनाना, यह तो किया ही किया, लेकिन जो सिख कौम का योगदान है, जो शहादत है, जो उन्होंने देश के खातिर अपने आप को कुर्बान किया, उसके बारे में देश को जानकारी वीर बाल दिवस के माध्यम से सारे देश में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बड़ी खबर इस बीच एक और, जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत मंजूर हो गई है। धनंजय सिंह की जमानत मंजूर हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। धनंजय सिंह की सजा हाईकोर्ट ने निलंबित की है। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। 7 साल की सजा हुई तो धनंजय को सुजाता, लेकिन अभी जमानत मिल गई है। लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सजा मिल चुकी है, यानी वो कन्विक्ट हो चुके हैं। धनंजय सिंह को जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि सजा होने के बाद, उससे पहले भी उन्होंने इस तरह की मांग की थी, लेकिन सजा होने के बाद अब उन्हें जमानत जरूर मिली है। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, राहत जरूर मिली लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। देखिए, उत्तर प्रदेश जौनपुर की राजनीति में एक नया मोड़ आज आ गया है। जब यह फैसला आया, धनंजय सिंह जेल में थे और हमको लगता है कि जौनपुर से बरेली के लिए आधे रास्ते ही होंगे जब यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। अब शायद उनको फिर लौटना पड़ेगा, क्योंकि उनको आज बरेली जेल में शिफ्ट होना था, लेकिन यह फैसला आ गया। इस फैसले में उनको जमानत मिली है। उनकी पत्नी श्रीकला BSP के टिकट से जौनपुर में चुनाव लड़ रही लोकसभा की, और इस समय इस मौके पर धनंजय सिंह को जमानत मिलना यह बड़ी बात है, चूंकि निकल कर आए। लेकिन राघवेंद्र, धनंजय सिंह के लिए व्यक्तिगत तौर पर राहत नहीं है, क्योंकि सजा को निलंबित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। सजा बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके सजा को न कम किया है न खारिज किया है, इस पे कोई विचार नहीं हुआ है, सिर्फ जमानत मिली है। अभी कुछ लाइनें, चूंकि अभी जो पूरा डिसीजन है आएंगे उसको पढ़ेंगे क्या क्या हुआ है, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों से, वो उनकी सजा नहीं खारिज हुई है, सिर्फ जमानत मिला है। चूंकि जमानत एक राइट होता है, तथ्यों पे वकील बहस करता है, अगर जज को लगता है। यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी। क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। मैंने जितना भी नाम लिया, ये सभी ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक मतदाता को अपना वोट पोल करने का अधिकार है। जो लोग ईवीएम को आज नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। और आज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित किया है, वो ईवीएम में अब अपना गुस्सा फोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं
कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है ईवीएम की बातों को अपनी हार को पुख्ता कर रहे हैं और उसके लिए दोषारोपण किस पे किया जाए तो ईवीएम उनके लिए सबसे सस्ता एक औजार है। सर एक और इशू है, कल संभल में की सभा में जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत खान पान की बात कही, तो क्यों व्यक्तिगत खान पान की बात करनी पड़ी, क्या वजह रही कि आपको लगता है? देखिए, जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपने देखा होगा पहले चरण के मतदान के पहले हम लोगों ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करते हुए अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा। इसी दौरान कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इनके घोषणा पत्र को देख करके। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है, लेकिन देश के लिए अन्याय पत्र है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, जो खतरनाक जो चीजें रखी गई, जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी, उनके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, दो चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या, और वह इतर कौन सा खान पान है जो उनकी पसंदीदा है लेकिन बहुसंख्यक समाज उसको पसंद नहीं